नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव करंट अफेयर्स की क्लास में पोस्टवाल प्रतियोगिता अकेडमी चैनल के लिए आपका स्वागत करता हूं। और आपने मुझे बड़ा सहयोग किया इस चैनल के लिए, जिसका मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आप ऐसे ही अगर मुझे अब सहयोग करते रहेंगे तो मैं आगे भी ऐसी यूट्यूब पर वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, जो है क्या कहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है। आज चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास, मतलब पहली नहीं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है। तो चलिए, हाँ देखिए, एक आपके लिए एक मोटिवेशन कोड लाया हूँ। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो भाई देखो, इतिहास गवाह है कि जिसने मेहनत करी है उसे फल मिला है, ठीक है। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, और इसीलिए मेहनत कीजिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल अच्छा होगा, मीठा होगा, ठीक है। और मेहनत करने का ही परिणाम होता है कि वो अच्छी अच्छी नौकरी पर लोग पहुंचते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छी नौकरी पर पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर ही पूछा जाएगा, ठीक है। विश्व का पहला चेस ओलंपियाड कहाँ होगा? तो चेस तो सब जानते हैं, शतरंज, और ओलंपियाड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओलंपियाड जैसे ओलंपिक होते हैं ना, ओलंपिक, उसी तरीके से चेस ओलंपियाड होगा, मतलब पूरे विश्व के लिए एक, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होगा ये? महाबलीपुरम में होगा। महाबलीपुरम का तमिलनाडु में होगा, महाबलीपुरम तमिलनाडु में होगा, ठीक है। कब होगा ये? 28 जुलाई से शुरू होगा, तमिलनाडु में शुरू होंगे। पहली बार ओलंपियाड मशाल देश के 75 शहर और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी, मतलब सभी राज्यों से होकर गुजरेगी और 75 शहरों से गुजरेगी। मशाल पर वसुधैव कुटुंबकम लिखा होगा। ये हमारा भारत का एक शुरू से बना हुआ, हम वैश्विक, हम जैसे कहते हैं ना लोग कि ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन हमारा यही है। हम जो है सबको, पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब की तरह समझते हैं, ठीक है। 44 में ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है, मतलब 44 में ऐसा है कि 44 में तो ये विश्व कप है एक तरीके से मानिए, और उसके बाद पहली बार ओलंपियाड हो रहा है, ठीक है। 44 ओलंपियाड की मशाल किसको दी जाएगी? हमारे विश्वनाथ आनंद को दी सौंपी गई है, और वही जो है क्या कहते हैं, इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। इसमें एक ये है क्या कहते हैं, कौन करा रहा है? ये फाइट करा रहा है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। स्थापना 1924 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, एल नहीं है, हेडक्वार्टर है लुसाने। लुसाने कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। फाइट के अध्यक्ष हैं आर.के. ड्रोकविच, ठीक है। मेरा क्या मकसद था तुम्हें ये बताने का? मकसद ये है, देखो भाई, भारत क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? भारत इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, चेस का जन्मदाता भारत है, भारत में शुरुआत हुई है, तो ये याद रखेंगे, भारत से शुरुआत हुई है शतरंज की। शतरंज भारत की देन है। शतरंज के साथ साथ एक गेम और देन है भारत की, पोलो एक चौगान, जिसको क्या करते हैं, घोड़े पर बैठ के हॉकी से या स्टिक से खेलते हैं, ठीक है। वो भी खेल इन्हीं का है, और ये भी शतरंज भी इन्हीं का है, ठीक है। ये दोनों गेम भारत के दिए हुए हैं, पहली बात। अब जैसे कि ग्रीस में एथेंस का महत्व है ना ओलंपिक के लिए, एथेंस का क्या महत्व है साहब? कहीं भी जाएगी मशाल ओलंपिक वाली, और मशाल या टॉर्च वो हमेशा आके यहीं रुकेगी। कहाँ पर रुकेगी? ग्रीस में पहुँचेगी, एथेंस में। ऐसे ही भारत में, अब भारत से बाहर, इस बार तो भारत हो रहे हैं, ठीक है। और ये भारत से बाहर जब जाएंगे, किसी भी देश में जाएगी, वो आकर भारत में ही आएगी। कौन क्या आएगी? इसकी टॉर्च आएगी। देखिए ये टॉर्च है, ये टॉर्च जो है दी गई है। कहाँ पहुँची है ये देखिए, धर्मशाला पहुँची है। धर्मशाला मतलब हिमाचल प्रदेश पहुँची है। देखिए ये ना चेस ओलंपिक टॉर्च, ठीक है, विल बी, और शिमला, ठीक है, धर्मशाला टू नेक्स्ट, उसके बाद धर्मशाला जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 40 दिन बिफोर ये रीच फॉर तमिलनाडु, इस तरीके से लिखा हुआ। 44 एडिशन फॉर चेस इवेंट्स हेल्ड, तो यहाँ पर चेस की जो है क्या कहते हैं, एक प्रतियोगिता हो रही है, जिसको हम क्या कहेंगे? चेस ओलंपियाड कहेंगे। ये तो हो गई इसके बारे में। तो भारत के महत्व इसलिए हो गया। अच्छा, एक और याद रखेंगे, अभी मैंने आपको गेम बताया था, पोलो के जन्मदाता भारत है, और पोलो से खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते हुए या पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। देखिए ये हैं, अब हाँ इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया अभी कि कहाँ जाएगी ये? महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। इसका बड़ा महत्व रहा इतिहास में। यहाँ पर रथ मंदिर बनाए गए थे, रथ टेम्पल,
रथ टेम्पल बनाए गए थे, और वो रथ टेम्पल का ही फ़ोटो था जो भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। चलो वहीं चलते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे आगे। रथ टेम्पल बनाए गए, ये देखिए रथ टेम्पल का फ़ोटो है, ये रथ टेम्पल का फ़ोटो है। और रथ बहुत इम्पोर्टेंट थे उस समय के इतिहास में, बनाए किसने थे उसके बारे में बात करते हैं हम, रथ टेम्पल के बारे में बात करते हैं। तो रथ टेम्पल के बारे में ये बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने रथ हैं, टोटल 6 रथ हैं। कितने रथ हैं, 6 रथ हैं। किस किस के हैं, 5 तो हैं इनके पांडव रथ, पांडव 5 हैं पांडव रथ, और एक है द्रौपदी रथ, ठीक है। एक गणेश रथ भी है, सॉरी 7 है, एक गणेश रथ भी है। क्या रथ है, गणेश रथ भी है। कौन सा रथ है, गणेश रथ भी है। तो ये पांडव रथ जो हैं, और इनमें अच्छा अब अगर हम देखें तो सबसे सुंदर रथ है धर्मराज रथ, धर्मराज रथ सबसे सुंदर रथ है। और सबसे कहेंगे क्या कह सकते हैं इसको, फूहड़, मतलब सबसे सुंदर ना होने का, अलंकरण विहीन जो है वो द्रौपदी रथ है, ठीक है। द्रौपदी रथ को अलंकरण विहीन माना गया है, और सबसे बड़ा रथ भी धर्मराज रथ है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है, जिससे जो है क्या कहते हैं आपको फ़ायदा होगा, तो याद रखेंगे। अच्छा ये बनवाए किसने थे ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर एक पल्लव वंश बना था, कौन सा बना था, पल्लव और पहलव में अंतर है। पहलव, अब बात की बात है, बाद में बात करेंगे। एक पहलव बना है भारत में, वंश आया है, और एक पल्लव वंश आया है। तो पल्लव वंश के राजा थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, इनके द्वारा बने थे। और इसको महाबलीपुरम के रथ मंदिर को मामल शैली कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। मामल शैली के हैं ये, किस शैली के, मामल शैली के रथ मंदिर है, ठीक है। तो महाबलीपुरम कहाँ पर है, तमिलनाडु के कांचीपुरम के पास महाबलीपुरम में है, ठीक है। अच्छा और चीज़ इसके बारे में बात करते हैं। पल्लव राजा एक और थे साहब, इनका क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। पल्लव राजा जिनका नाम है नरसिंह, सेम टू सेम नाम है, बस सेकंड लग गया इनके आगे, नरसिंह वर्मन सेकंड। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने कांची का कैलाश मंदिर बनाया, कांची का कैलाश मंदिर, कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने बनाया कांची का कैलाश मंदिर। नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या बनाया, रथ मंदिर, इन्होंने बनाया कांची का कैलाश मंदिर। अच्छा एक चीज़ और याद रखें, तो कहाँ जहाँ आप कांची का कैलाश मंदिर याद रखेंगे, जहाँ पर आप कांची का कैलाश मंदिर याद रखेंगे, वहीं पर एक फैक्ट और याद कर लें, एलोरा का कैलाश मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काट के बनाया, क्वालिटी क्या है, एक ही चट्टान को, एकाश्म चट्टान को, एक ही चट्टान को काट के, ठीक है, बनाया गया। और विशेषता क्या है, विशेषता ये है साहब, ये जो है क्या कहते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूट राजा, विशेषता तो मैंने बता दी, एक ही चट्टान को, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा। तो 2 ही कैलाश मंदिर हैं जो पूछे जाते हैं। एक कैलाश मंदिर तो है कहाँ पर, कांची का कैलाश मंदिर जो नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा बनाया गया, और एक एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये काश्म चट्टान काट के बनाया गया है, और किसके द्वारा बनाया गया है, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ लिखा है नीरज चोपड़ा ने कुर्ताने गेम में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, कहाँ आयोजित की थी, कोर्तिन, ये यहाँ पर बात करें तो ये फिनलैंड में हुआ है आयोजन, कहाँ पर हुआ, फिनलैंड में, ठीक है। और नीरज चोपड़ा ने जो है यहाँ पर 86.69 मीटर फेंक कर भाला फेंक पे गोल्ड मेडल जीता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं इस समय नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा के लिए इंपॉर्टेंट होने के पीछे एक रीज़न है बड़ा, कि इन्होंने देखो भाई ओलंपिक में भी, आप लोगों को याद है टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ये भारत के गोल्डन बॉय कहे जा रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है, इस समय ये गोल्ड भारत के स्वर्ण ही स्वर्ण लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, भारत हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक। दूसरी बात करें हम नीरज चोपड़ा के बारे में, देखिए गौतम गंभीर ने भी लिखा द गोल्डन बॉय डन हैज़ अगेन द न्यू रिकॉर्ड ग्रेट गोइंग, ये गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, ठीक है। अब हम इनके बारे में और बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा नहीं है। अच्छा ये एक और चीज़, भारत ने अब तक कितने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें, ओलंपिक में, तो सिर्फ 2 ही जीते हैं, सब लोग याद रखेंगे, 2 ही जीते हैं व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब समझे, सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत जो 2 जीते हैं, एक तो इन्होंने जीते और किन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, और एक और थे हमारे गोल्डन बॉय अभिनव बिंद्रा, इन दोनों को याद रखेंगे। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में और इन्होंने भाला फेंक में, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके बारे में, ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। हाँ अच्छा, फिनलैंड देखिए, मैं आप लोगों के लिए मैप लेकर आया हूँ। मैं आज थोड़ी सी जानकारी आपको मैप की देने वाला हूँ यूरोप की। देखो यूरोप के उत्तरी भाग में पड़ता है ये फिनलैंड, ये है देखिए, ये 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके बारे में बताएंगे आज। तो बाकी का ये जो है ये मेडिटेरियन सी है, ये ब्लैक सी है, यहाँ पर और सब चीज़ें हैं, यह बाल्टिक सी है, और ये ठीक है यहाँ पर ये पड़ता है, ये रहा। तो यहाँ के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, फिनलैंड के बारे में थोड़ी सी बातें, जो फिनलैंड चर्चाओं में आया है। तो ठीक है, ये रहा फिनलैंड साहब, ठीक है, यहाँ के बारे में सुनिए। देखिए ये पहली बात तो ये जो है नॉर्वे को कहते हैं आधी रात्रि का सूर्य का देश, मिडनाइट सन कंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं मिडनाइट सन कंट्री? क्योंकि आधी रात को यहाँ सूरज निकल आता है। रीज़न क्या है? पृथ्वी 23.5 झुकी हुई है, इस तरीके से पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के इस कोने पड़ते हैं, और जब सूरज यहाँ पर होता है तो पृथ्वी की रोशनी, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ तक तो पहुँच जाती है साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा, तो नॉर्थ पोल पर पृथ्वी की रोशनी नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ पर जो है 6 महीने के दिन, 6 महीने की रातें होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ हम बात करें तो ये 3 देश हैं, एक तो हो गए नॉर्वे, एक स्वीडन और एक फिनलैंड। इनको नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद करेंगे, नॉर्डिक देश हैं ये। कौन से देश हैं? नॉर्डिक देश हैं। दूसरी फिनलैंड के बारे में बात करें, इसकी राजधानी है हेलसिंकी, और स्वीडन की क्या? स्टॉकहोम। नॉर्वे की कौन सी? ओस्लो। ठीक है, अब ये देखिए, ये लिखा है गल्फ ऑफ बोस्निया, इसको ज़रूर याद करेंगे, कुछ याद करें नहीं करें। ठीक है, गल्फ ऑफ बोस्निया किस किस के बीच है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच है। ठीक है, यहीं पर एक सागर है, बाल्टिक सागर, ये रहा देखिए बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के बारे में अगर हम बात करें तो बाल्टिक कंट्री भी कहे जाते हैं। तो 2 कंट्री बताए, एक तो मैंने बताया नॉर्डिक, और एक बता दी बाल्टिक। बाल्टिक से मिले हुए, तो बाल्टिक से मिले हुए एक तो एस्टोनिया जिसकी राजधानी तल्लीन, फिर है लाटविया जिसकी राजधानी रीगा, और लिथुआनिया के विल्नियस। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। बाल्टिक कंट्री कौन सा हो गया? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और नॉर्डिक कंट्री हो गए नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अच्छा, यहाँ पर बाल्टिक सी है, तो यहाँ पर एक नहर है, कील नहर। कौन सी नहर है? कील नहर। तो कील नहर हमेशा एक नहर है, कौन सी नहर है? कील कहाँ पड़ती है? जर्मनी में, जर्मनी के पास पड़ती है कील। तो कील नहर हमें बात करेंगे, कील नहर, ये कील कैनाल। तो कील नहर उत्तरी सागर, नॉर्दर्न सी और बाल्टिक सागर के बीच पड़ती है। अब इसको याद करने के लिए हमने एक कोड बनाया था, आप लोग भी याद रखेंगे, उल्टी बाल्टी, याद रखेंगे ना, उल्टी बाल्टी, ये अच्छे कोड है, इसको याद रखेंगे। उल्टी बाल्टी मतलब कील नहर किस किस के बीच पड़ती है? क्या कहते हैं, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच पड़ती है। देखिए यहाँ पर पड़ती है, ये यहाँ पर, यहाँ मान के चलिए जर्मनी में है ये लोकेटेड, ये नॉर्दर्न सी है और ये बाल्टिक सी है। ठीक है, तो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है, तो इसका कोड हम उल्टी बाल्टी कर लेंगे। ठीक है, ये जर्मनी है हमारा, ठीक, ये पोलैंड है। ठीक है, अच्छा, ये हमने बताई थी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये कैसे कंट्री हैं? नॉर्डिक कंट्री हैं। और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कैसे कंट्री हैं? सब बाल्टिक कंट्री हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चलते हैं। ठीक, हाँ, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये एक भारत में एक नया सुधार, देश की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? ठीक है, ये कच्छ में हुआ है, कच्छ, गुजरात में। ठीक है, किस लिए करा गया? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कच्छ के गुजरात के कुकुमा गांव में इस पंचायत का आगाज़ किया गया। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी 11 साल से 21 साल की बालिकाओं को दी गई। पंचायत सरपंच की उम्र 20 साल की उर्मी अहीर हैं। इस पंचायत की जो सरपंच बनाई गई हैं उनका नाम उर्मी अहीर, इनको जरूर याद रखेंगे, उर्मी अहीर को। इस उद्देश्य से पंचायत में गठन करना 50% महिलाओं की भागीदारी है। ठीक है, और ये योजना गुजरात के कच्छ के कुनरिया, एक तो कुनरिया, मोन्टगुआ और बडसर गांव से शुरू हुई। ये 3 गांव हैं जहाँ से ये योजना शुरू हुई। बालिका पंचायत बिल्कुल नया एक इनोवेशन है भारत सरकार का, एक नई पहल है जिससे जो है महिलाओं को या बालिकाओं को सशक्तिकरण दिया जा सकता है। क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। ठीक है, कैसे क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर, सुनते रहेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले के, क्या नाम था उनका, बगदरी गांव से शुरू हुई थी पहली पंचायत। अब ये पंचायत तो शुरू हो गई, ठीक है, कहाँ से हुई थी? राजस्थान के बगदरी गांव से हुई थी। पंचायत तो शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये बनी कि इस पंचायत को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। अच्छा, आर्टिकल 40 में
जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें साफ लिखा है कि भाई पंचायत का गठन करना है, हमें पंचायत का गठन तो करना है, ठीक है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व, और आप लोगों को पता होगा नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं कर सकते, इसको उठा के कहीं और रखेंगे तब जाकर लागू करेंगे संविधान से अलग। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि हमें जब पंचायत की व्यवस्था करनी थी जिससे जन कल्याण हो सके, लोकल लोगों को सपोर्ट मिल सके और जो है देश गाँव विकास हो सके, तो क्या करा गया, 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73वां और 74वां। तो 73वां कब किया गया, 1992, 1992 में। अच्छा ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन तो आता है 1992 में बना लेकिन लागू हुआ 1993 में, इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक। ये किया गया और दिन था 24 अप्रैल, क्या दिन था, 24 अप्रैल, ये भी याद रखेंगे, 24 अप्रैल 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या काम किया गया, इसमें क्या कहा गया, भारत में ग्राम पंचायत जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई, ग्राम पंचायत जोड़ा गया, किसमें, भाग 9 में, ठीक, और संविधान के भाग 9 में। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, अनुसूची, ये भी याद रखेंगे, अनुसूची 11 जोड़ी गई। 11 में भी लिखा है कि भाई पंचायत किसकी सिफारिशों पे किया गया था, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, बलवंत राय मेहता, इन्होंने त्रिस्तरीय 3 लेवल पंचायत की बात करी थी भारत में, और 3 लेवल पंचायत के बारे में इनसे इन्होंने किया था, और उसी की बात को रिकमेंडेशन को सरकार ने मानते हुए हमें जो है इस तरीके से किया गया। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो अब पंचायत तो बन गई, लेकिन अब महिलाओं की भागीदारी कितनी हो, तो सबने कहा कि सब 33% होनी चाहिए, तो सभी पंचायत में 33% चल रही है। लेकिन अब क्योंकि आधी दुनिया है भाई, महिलाएं आधी दुनिया है, जब महिला आधी दुनिया है तो 50% भागीदारी होनी चाहिए। देखिए इस पंचायत का उद्देश्य, गठन का उद्देश्य 50% महिलाओं को पंचायत में भागीदारी, 50%। तो भाई बिहार तो ऐसा राज्य बन गया जिसने किया, बिहार पहला राज्य बना जिसने 50% का रिजर्वेशन दिया महिलाओं को पंचायत के इलेक्शन में, लेकिन अभी औरों में नहीं है, औरों में लागू होना बाकी है, तो 33% ही चल रहा है। तो इसको हम याद रखेंगे, 24 अप्रैल के दिन ऐसा हुआ, तो इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनकही कहानी बुक किसने लिखी, अनकही कहानी, तो राम बहादुर राय ने लिखी है। ये देखिए ये राम बहादुर राय, ठीक है, ये लिखा राम बहादुर राय, राम बहादुर राय ने लिखी है। और ये किसने इनॉग्रेट की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की है। और ये भारतीय संविधान की अनकही कहानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दीपम चटर्जी की एक किताब मैंने बताई थी, सागर घोष की आपकी किताब बताई थी, अटल बिहारी वाजपेयी और दीपम चटर्जी की द मिलेनियल योगी। तो ये किताबें आप लगातार याद करते रहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इस बार के लिए, भारतीय संविधान एक अनकही कहानी, अनकही कहानी, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये बड़ा विवादों में रही है इस समय में योजना ये, ठीक है। हम बात करते हैं इसके बारे में, जैसे कि ठीक, ये देखिए अग्निपथ योजना। देखो भाई ये अग्निपथ को मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते ही होंगे, अग्निपथ अग्निवीर इस समय जो बड़ा विवादों में चल रहा है। अग्निपथ योजना, भोजना नहीं है सॉरी, योजना का सुझाव किस समिति ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कारगिल समीक्षा समिति ने, ठीक है, कारगिल की समीक्षा ये बनी थी। देखो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी। जब ऐसा हुआ था 26 जुलाई को हमने कारगिल जीता था, जिस दिन हम विजय दिवस मनाते हैं, क्या जीता था 26 जुलाई को, तो ये भी याद रखेंगे 26 जुलाई को हमने कारगिल जीता था, टाइगर हिल पे अपनी फतेह प्राप्त की थी, तो हमने कारगिल वॉर जीत ली थी। कारगिल वॉर जीती थी 26 जुलाई को, उसी के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी। देखिए कारगिल रिव्यू कमेटी बनी कब बनी, 29 जुलाई को, ठीक है। और उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट दी थी प्रधानमंत्री को, अटल बिहारी वाजपेयी को 7 जनवरी सन 2000 में। कब दी गई थी, 7 जनवरी 2000 में, 7 जनवरी 2000 में। ऐसा नहीं है अग्निपथ एकदम से सरकार के द्वारा लाया गया है, ये बहुत दिन पहले सुझाव दिया गया था और उस सुझाव को अब इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा CDS के पद का भी सुझाव इसमें दिया गया था, जो आपको पता है जनरल बिपिन रावत थे पहले CDS, ठीक है। अब चीफ डिफेंस स्टाफ, अब अगर हम बात करें क्या है ये, क्यों दिया गया था, तो ये माना गया था कि कहीं ना कहीं हमारे पास सैनिकों की कमी रही, ठीक है, और सैनिकों की कमी भी नहीं रही। अच्छा जैसे कि इसके बारे में बात करें, CDS क्यों दिया गया था, तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए दिया गया था, जिससे जो है कारगिल जैसी लड़ाई पे बहुत आसानी से
क्या कहते हैं कंट्रोल किया जा सकता था, कि ये माना गया कि तीनों सेना में समन्वय नहीं था, इसलिए CDS पद का सुझाव दिया गया था। दूसरी अगर हम बात करें इसके बारे में कारगिल सुरक्षा समिति की, तो इसने यही कहा था कि हम कारगिल को किस तरीके से और जो हम अपनी कैजुअलिटी को कैसे बचा सके थे, तब इन्होंने अग्निपथ नाम से नहीं लेकिन अग्निपथ जैसा जिक्र किया था, और उसी के चलते हुए ये जो है क्या कहती हैं, ये तो आप ये याद रखेंगे किस कमेटी की सिफारिश हो पाई है, कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश हो पाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से दोबारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है क्या कहते हैं इनोग्रेट किया है प्रगति मैदान आप जानते हैं बुक फेयर लगती है दिल्ली में। एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ 1.6 किलोमीटर की परियोजना है, ठीक है, और 920 करोड़ रुपए की योजना है। इसके अंदर 6 सुरंग बनाएंगे, 1 सुरंग बनाई जाएगी और 6 अंडरपास बनाए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से है ये, ठीक है। इसको किया गया प्रगति मैदान में, जिससे जो है क्या कहते हैं लोगों की आवागमन बहुत आसानी से हो जाएगा और सुचारू रूप से आगे चलने लगेगा, ठीक है, और जो जाम ट्रैफिक उन सबसे मुक्ति मिलेगी, ठीक है। ये बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला। महिला विश्व कप 2022 फुटबॉल, महिला विश्व कप 2000 फुटबॉल कौन सा, फीफा अंडर 17 मतलब 17 साल से कम उम्र वालों के लिए, तो कहाँ होगा, ये इंडिया में होगा साहब, याद रखेंगे इंडिया में होगा, ठीक है। ये लिखा देखिए, ये इसका लोगो भी है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया 2022। ये वुमेन हमारी जो है क्या कहते हैं महिला टीम भी है, ठीक है। इसके बारे में बात करें, इसका फाइनल मैच नवी मुंबई में होगा, पहली चीज़। और कौन करा रहा है, फीफा करा रहा है। फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। कब बनी थी, 21 मई 1904 को बनी थी। कहाँ पर बनी थी, स्थापना तो इसकी पेरिस में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। स्थापना तो कहाँ पर हुई, पेरिस में हुई, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिख इसका हेडक्वार्टर है, और जो इसके क्या कहते हैं अध्यक्ष हैं जेनानी इन्फेंटियो, ये इसके जो है अध्यक्ष हैं। इन अतिरिक्त जानकारी को आप जरूर याद रखेंगे, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते भी हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं का कहाँ पर हो रहा है, भारत में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ये, हमजा आब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो किसके बने, ये सोमालिया के बने हैं, ठीक है, सोमालिया के बने हैं। ये देखिए ये जो है ये बर्रे साहब हैं, और ये जो है क्या कहते हैं ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन शेख मोहम्मद ने इनको जो है क्या कहते हैं क्या दिलाई है, हसन शेख मोहम्मद ने इनको देखिए ये दिलाई है, शपथ दिलवाई है, ठीक है। इन्होंने इनको नॉमिनेट किया है, ठीक है, सोमालिया के बारे में। और ये खबर देखिए अल जजीरा की है, अल जजीरा न्यूज़पेपर है, उसकी खबर है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए भाई करंट अफेयर्स कोई विशेष मैं भी विशेष नहीं लाता, मैं भी अखबार पढ़ कर लाता हूँ, और ये देखिए अखबार ही पढ़ता हूँ मैं भी, और आप भी अखबार पढ़ेंगे अगर लगातार। मैं पहले भी कहता आया हूँ, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उनमें मैं हमेशा ये कहता हूँ, जनता का विश्वविद्यालय कहा जाता है अखबार, ये बात ज़रूर याद रखेंगे। जनता का विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक। तो आप अगर उसी को नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप अन भी कराएंगे बहुत सारी चीज़ों से। तो आप भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए ज़रूर, कोई एक पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास की आवश्यकता भी ना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं उसको पढ़िए, और अच्छा पढ़िए। अच्छा एक चीज़ और है कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, क्या निकालना है। तो उसके लिए आपका एक तरीका ये है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके का करंट आया है, भाई पूछ क्या रहा है, पढ़ क्या रहे हो, वो उससे मतलब नहीं है, वो गलत हो जाएगा। फिर आपका जो है पिछले साल का किस प्रकार का करंट आया है, उस करंट को आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी आपकी। तो इसलिए अखबार पढ़िए और पिछले साल के करंट को, और जितने भी ये जो क्या कहते हैं करंट के कोचिंग चल रहे हैं, आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर बहुत ही मतलब फेक भी हैं, नॉन फेक भी हैं। मैं ये सभी नहीं कहना चाहता कि सभी फेक हैं, लेकिन ये है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अजीब अजीब टाइप के होते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको जज कीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में। तो ये बने हैं, ठीक है। तो बर्रे साहब बने हैं, क्या बने, प्रधानमंत्री बने। चलिए नेक्स्ट उस पर बात करते हैं हम आगे। मैं आप लोगों के लिए अफ्रीका के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँ। देखिए 3 चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। देखिए कैसे कैसे, अभी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक। ये देखिए मैं आपके लिए 2 मैप लेकर आया हूँ उसमें। ये देखिए पहले तो मैं अफ्रीका समझाता हूँ, फिर और थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए ये है अफ्रीका। अफ्रीका को थोड़े शब्दों में समझ लें। ये देखिए ये है लाल सागर, रेड सी, ये रहा ऐसे करके लाल सागर।
ये सुएज कैनाल है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है सुएज कैनाल और क्या कहते हैं सुएज के और इसके बीच किस किस के बीच में, तो हमने हिंदी में बात करें तो भूमध्य सागर कहते हैं इसको, इस वाले को भूमध्य सागर, और इसको क्या कहते हैं लाल सागर। तो इसका कोड बना रखा हमने जिसका नाम है भूला, भू से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर। तो याद रखेंगे सुएज कैनाल किस किस के बीच है, भूला। अच्छा ठीक है, इसका 1969 में इसका क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था किसके द्वारा, मिस्र के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा। ये मैन मेड है, मैन मेड का मतलब है आदमी द्वारा निर्मित है। ठीक है, इससे जो है बहुत सारे रास्ते जो है कवर्ड हो जाते हैं, यहाँ से जो है रास्ता आसान हो जाता है। अब जब वही देखो वही वाली बात है, आप शॉर्टकट अपनाओगे तो जाहिर सी बात है रिस्क रहेगा, तो यहाँ पर भी वही रिस्क है। शॉर्टकट अपनाने का रिस्क क्या है कि यहाँ पर ये 4 देश हैं, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री कहे जाते हैं। ये रहे अफ्रीका का सींग, ये रहे। तो देखिए कौन कौन से हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए एक तो है इथोपिया, और ये वही सोमालिया, ये जिबूती और ये इरिट्रिया। इन देशों के आसपास समुद्री लुटेरे जो माल को और जहाज़ को लूटते हैं, वहाँ पर इनका खतरा बना रहता है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सूडान, देखिए सूडान यहाँ का सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पर सूडान के साउथ सूडान जो है, यहाँ की 2 सूडान बन गए, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। नॉर्थ सूडान की कैपिटल है खार्तूम और साउथ सूडान की जूबा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अच्छा देखिए ये रही एक झील जिसका नाम है विक्टोरिया, ये बहुत आता है क्वेश्चन, ये ज़रूर याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन आता है। किस किस के बीच है विक्टोरिया झील, युगांडा और कहाँ गया, तंजानिया के बीच। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता था, ये देखिए युगांडा और तंजानिया के बीच है। ठीक है, तो युगांडा की राजधानी कंपाला, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ये रहा नैरोबी के बीच भी है ये। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब विक्टोरिया लेक इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए साहब कि यहाँ से एक नदी जाती है और विश्व की सबसे लंबी नदियों में गिनती होती है उसकी, और वो है नील नदी, नाइल नदी। तो वो ऐसे करके जाती है, ऐसे करके जाती है, ऐसे करके जाती है, और यह मिस्र में यहाँ गिर जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, लेक विक्टोरिया से निकलती है, और कहाँ गिर जाती है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में गिर जाती है। अच्छा, सूडान के पास ब्लू नील और वाइट नील दोनों एक हो जाती हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, सूडान के पास ब्लू नील और वाइट नील एक हो जाती हैं। तो यहाँ से निकलती है और सूडान में जाके एक हो जाती है। अच्छा, लेक ताना इथोपिया में, वहाँ से निकलती है नीली नील, ये दोनों जाकर सूडान में एक होती हैं, और फिर वहाँ से जाके ये कहाँ पर, मिस्र में जो है गिर जाती है। मिस्र के पास कहाँ गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। और यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। तो इसको 2-4 चीज़ों को आप याद करके रखेंगे। ठीक है, कि कहाँ से निकलती हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ चीज़ और बताऊँगा मैं, तो दूसरे मैप पर जाते हैं हम इधर। ये देखिए, ये भी मैप आप लोगों के लिए लेकर आया इसलिए कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ये देखिए, ये यहाँ की जल संधि और यहाँ की जल संधि, इन चीज़ों को ज़रा बड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये अरेबियन पेनिनसुला है, जिसे कहते हैं अरेबियन प्रायद्वीप, ये अफ्रीका है, ये रेड सी है, ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है। तो ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पर जल संधि है बाब अल मंडेब, इसको याद रखेंगे पहली बात। और किस किस के बीच है, तो इधर तो है लाल सागर, रेड सी, लाल सागर, और देखिए यहाँ है अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, नीचे वाली कौन सी है, बाब अल मंडेब, ऊपर वाली कौन सी है, इससे जस्ट ऊपर खाड़ी के देश है ना, खाड़ी के देश के आसपास जो है, तो ये जो है ये हरमूज है। क्या नाम है इसका, हरमूज। और हरमूज किस किस के बीच है, ये भी याद रखेंगे। तो हरमूज यहाँ पर है पर्शियन गल्फ, मतलब पारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। और इधर की तरफ जो है ये ओमान देश है, तो ओमान की खाड़ी। तो क्या हुआ, देखिए भाई, हरमूज जल संधि किस किस के बीच है, पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। और बाब अल मंडेब किस किस के बीच है, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच। तो ये 2 चीज़ों को जरूर याद रखेंगे। ये मेरा मैप लाने का मकसद एकमात्र यही था। ठीक है। अच्छा, इथोपिया के बारे में एक बात और याद रखें, इथोपिया जो है क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब पिछड़े हुए देशों में से आता है। और भारत में भी एक राज्य है मध्य प्रदेश, तो ये भी क्वेश्चन आया था एक बार कि भारत के किसको इथोपिया कहते हैं भारत का, तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, ये देखिए, ये एक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। किसके लिए, किसकी पहल है ये, तो ये पहल है दिल्ली पुलिस की। उन्नति पोर्टल शुरू किया गया, सॉरी यहाँ गया के किसके द्वारा शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। क्या करा गया ना, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को लैपटॉप मोबाइल के जरिए कौशल प्रदान करना है, जिससे अपनी वो आगे डेवलपमेंट कर सकें। तो ये देखिए यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया। ठीक है,
तो इसको याद रखेंगे हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। अच्छा ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर की जगह भारत की अब स्टार्टअप राजधानी कौन सी बनी? स्टार्टअप राजधानी, तो स्टार्टअप राजधानी होगी साहब नई दिल्ली। कौन सी होगी? दिल्ली। दिल्ली स्टार्टअप राजधानी हो गई। स्टार्टअप है क्या? मतलब कोई ऐसी पहल जिसको आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यूनिक पहल, सरकार उसके लिए सपोर्ट कर रही है। आपको पता है स्टार्टअप योजना और स्टैंडअप योजना एक साथ चलाई थी, ठीक है। स्टार्टअप योजना किसको दी गई थी? उद्यमियों को। उद्यमी मतलब जो लोग इस तरीके के एंटरप्रेन्योर कहते हैं जिनको, जो लोग नया कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं या नई पहल कोई शुरू करना चाह रहे हैं। स्टैंडअप किसके लिए थी? ये भी याद रखेंगे, SC ST और महिलाओं का सपोर्ट के लिए, वुमेन के लिए दी थी। स्टार्टअप अलग है, स्टैंडअप अलग है। स्टैंडअप का मतलब है कि SC ST और महिलाएं, और स्टार्टअप का मतलब है कि उन लोगों को दी जाएगी जो अपनी कंपनी या कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके बारे में, ये देखिए, तो कहाँ है ये? दिल्ली में शुरू की गई। तो देखिए 2021-22 तक भारत में 65,000 से अधिक स्टार्टअप बन गए। बहुत बढ़िया बात है ना, शुरुआत हो गई, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मार्च 2022 तक 90 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गए। अब यूनिकॉर्न क्या है? $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली कंपनी यूनिकॉर्न हो जाती है। तो ये देखिए कितनी भारत की अच्छी ग्रोथ है। इसीलिए अब नई राजधानी इसकी दिल्ली हो गई, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टअप ज़्यादा होंगे। पहले इसकी राजधानी, स्टार्टअप राजधानी कौन सी थी? बेंगलोर थी, ठीक है। चलिए अब हम इस क्लास को, ये हमने 10 ही क्वेश्चन लेकर आए थे और ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताए, और आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।